हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों 6 एनजीओ के जो FCRA लाइसेंसेज हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि FCRA न्यूज़ में क्यों है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 ये क्या है, पूरा का पूरा विवाद यानी कि कंट्रोवर्सी क्या है, एंड NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो हुआ ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत 6 गैर सरकारी संस्थानों NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NGOs हैं ये कोई भी फ्रेश फॉरेन फंड्स जो हैं वो रिसीव नहीं कर पाएंगी जब तक इनका जो प्रूव किया जा रहा है बाय होम मिनिस्ट्री। तो प्रमुख बिंदु की बात करें तो ये कि 2020 में जिन 6 NGO के लाइसेंस को कैंसिल किया गया है या रद्द किया गया है उसमें से 4 जो है वो ईसाई संगठन है। ये वैसे क्रिश्चियन एसोसिएशन है जो कन्वर्जन का काम करती है हमारे देश में। इसमें से कई संगठन के जो दान करता है उसके प्रभाव के संदर्भ में भी चिंताएं व्यक्त की गई है। इससे पहले 2016 में भी FCRA के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ऑलमोस्ट 20,000 गैर सरकारी संस्थानों यानी कि NGO के जो लाइसेंस है वो रद्द किए गए थे। गैर सरकारी संस्थानों को जो विदेशी चंदा या फिर जो अंशदान प्राप्त होता है उसके लिए FCRA लाइसेंस का प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो आप जो विदेश से जो चंदा है वो हासिल नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम क्या है। तो आपको पता है कि जो NGOs होते हैं उनको 2 तरह की फंडिंग होती है। एक तो हमारे देश में कुछ मिनिस्ट्रीज़ देती हैं या फिर प्राइवेट फर्म्स देते हैं या आप और हम देते हैं, जैसे कि पेटा हो गया, ठीक है। और कुछ जो उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है यानी कि जो विदेशों से उनको चंदा मिलता है। तो अगर आपको विदेशी चंदा चाहिए, विदेश से आपको अंशदान चाहिए, तो आपको FCRA का जो है वो क्लियरेंस लेना होता है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको क्लियरेंस लेना होता है, उनसे लाइसेंस लेना होता है, तभी जो है वो आप विदेशी फ़ंड लेने के लिए आप योग्य होंगे। तो ये जो फंडिंग होती है या फिर ये जो FCRA जो एक्ट है ये जो रेगुलेशन होता है ये किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो FCRA के अंदर जो रेगुलेट किया जाता है पूरा का पूरा फंडिंग ये इम्प्लीमेंट किया जाता है कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि FCRA का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा होम मिनिस्ट्री। इसमें एक चीज़ इंश्योर की जाती है कि जिस वजह से आपको चंदा मिल रहा है, लेट्स जस्ट से पेटा है, पेटा का काम होता है कि ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना। तो आप ले रहे हैं फंडिंग टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, पर आप ये ना करके किसी और काम कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या फिर आप जो देश के विरोध में जो गतिविधि है उसमें आप पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते। इसी को रेगुलेट करने के लिए FCRA लाया गया है। अभी के अगर आप डेवलपमेंट से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली राइट्स में बहुत सारे NGO के नाम आए हैं क्योंकि फंडिंग वहीं से आई थी जिसके बाद जो है राइट्स शुरुआत किए गए थे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना, और इसी की वजह से ये जो एक्ट लाया गया था 2010 में। इसके जो कुछ प्रमुख प्रावधान हैं अगर हम उसके बारे में बात करें तो किसी भी विदेशी नागरिक या संस्थान द्वारा भारत में किसी NGO या अन्य संस्थानों को दिए गए अंशदान को विनियमित करने के लिए वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान विनियमन यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो लागू किया गया था। वर्ष 2010 में इस अधिनियम में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए थे यानी अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए 2010 बोलते हैं हम। और भारत में कार्यरत जितने भी NGO हैं उनको अगर विदेशी अंशदान प्राप्त करना है तो FCRA के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो अनिवार्य होता है। और इस अधिनियम के तहत NGO का जो FCRA लाइसेंस होता है वो 5 वर्ष के लिए वैध होता है। मतलब आप अगर आपको एक बारी लाइसेंस मिल गया इट डजेंट मीन कि आपको फिर से लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 5 years अगेन यू हैव टू अप्लाई। और अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप विदेशी चंदा जो है वो ले सकते हैं, और इसके बिना आप 25,000 से ज़्यादा का चंदा जो है स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो लाइसेंस है ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी NGO के लिए अगर वो फॉरेन फंडिंग चाहते हैं तो। अब पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इसका मेन काम है ये देखना, ये रेगुलेट करना कि जो फंडिंग आ रही है, जिस वजह से आपको फंड्स मिल रहे हैं, आपका जो पैसा है वो उसी गतिविधियों में, उन्हीं एक्टिविटीज़ में जो है वो यूज़ होना चाहिए। अगर ये किसी और एक्टिविटी में यूज़ होता है तो गवर्नमेंट जो है वो इसको
बंद कर सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो लेट्स जस्ट से कि कोई ब्रिज बन रहा है, तो कुछ मैक्सिमम जो एनजीओज़ होते हैं उनका जो फ्रंट होता है वो यही होता है कि वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं तो ये चले जाएंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपका जो एक्टिविटी है वो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट है, तो इसलिए हम आपका लाइसेंस जो है वो रद्द करते हैं। तो देखा बहुत टाइम पे गया है, जैसे कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि बहुत सारे एनजीओज़ हैं, जैसे ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देश में शुरू होता है, मैं किसी भी एनजीओ का नाम नहीं लूँगी बिकॉज ये सारे के सारे एलिगेशंस हैं, अभी तक कुछ प्रूव नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं नाम न लूँ। तो होता ये है ना कि जैसे ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देश में शुरू होता है, जैसे ब्रिज हो रहा है, बांध हो रहा है, तो ये लोग जाके प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। और इसके पीछे बिग जो मल्टी नेशनल जो कंपनीज होती है उनका हाथ होता है, क्योंकि सबको जो है वो बिडिंग चाहिए, सबको जो है कॉन्ट्रैक्ट अपने पक्ष में चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है एक, और इनका जो फ्रंट होता है वो एनजीओ का होता है, और बैक में ये मेनली किसी बड़ी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए काम कर रही होती हैं। तो ऐसा बहुत टाइम देखा गया, पर बहुत टाइम जो होती है ये एनजीओज़ ये जेन्युइन भी होती हैं। तो ये जो क्लियर डिमार्केशन है ये करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए मान लिया जो एनजीओ जिनकी फंडिंग आपको शेडी लगती है, या फिर जिनकी एक्टिविटीज़ आपको लगती है कि ये किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कर रही हैं, उसको आप बैन कर सकते हैं, उनका आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। बट वैसी एनजीओ जो कि वाकई ज़मीन पे काम कर रही है उसका तो आप नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर डिमार्केशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आपका जो राइट टू फ्री स्पीच है या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप उसको शो कर रहे हैं। तो ये जो FCRA है ये रिस्ट्रिक्ट करता है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर आप करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी ना कि ये आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हमारे स्टेट का, आप उसको हार्म कर रहे हैं। तो एक तरह से जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसका ये वायलेशन है, तो ये फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन करता है दिस एक्ट, FCRA एक्ट, ऐसा कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी करप्ट एनजीओ है उसको आप रेगुलेट करें, पर साथ ही साथ वैसी एनजीओ जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, जो नागरिक के हित में काम कर रही है, उसको आप कम से कम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएं। तो ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो दोनों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर सकें। ठीक है। अब एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटी में ये सवाल पूछा गया है बहुत बार, पर यहाँ पे हम इसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, मेनली फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्ल्ड वाइड ये जो एनजीओ टर्म है ये वैसे संगठन के लिए यूज़ किया जाता है जो ना तो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं और ना ही किसी प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक तरफ गवर्नमेंट हो गया, एक तरफ आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये जो बीच का पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एनजीओ। ये दोनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस स्थापित करता है। तो गैर लाभकारी, गैर संस्कारी संस्थान या फिर जो एनजीओ होते हैं, इससे आज से ऐसे संस्थानों से हैं जो ना तो सरकार का हिस्सा होती है और ना ही कोई अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। ये कोई भी प्रॉफिट बिजनेस नहीं चलाना चाहती, ना ही ये सरकार का हिस्सा होती है, पर ये जनता के लिए काम करती है, ये कॉमन पीपल के लिए काम करती है। ठीक है। ये बहुत सारे काम करती है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जिससे ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत सारे एक्ट के अंतर्गत होता है, जैसे कि इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, रिलीजियस इंडॉर्मेंट एक्ट ऑफ 1863, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ETC। अगर हम हिंदी में बात करें तो धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 आदि के तहत एनजीओ का पंजीकरण होता है। आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि बिहार में जो जीविका है उसका पंजीकरण किसके तहत होता है, इस तीनों में से किसी एक के तहत उसका भी पंजीकरण होता है। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन अगर आपको आता है तो। इसके बाद भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव एनजीओज़ हैं, ऑलमोस्ट हर 400 इंडियन पे आपको एक एनजीओ मिल जाएंगे। ठीक है। ये बहुत तरह की काम करती हैं, और जितनी बहुत सारी मिनिस्ट्री है जैसे कि हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स, ये भी इनको फंडिंग प्रोवाइड करती रहती है, और इनको फॉरेन से भी फंडिंग मिलती है, जिसके लिए इनको जो है FCRA के अंदर लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लाइसेंस के बिना ये 25,000 से ज़्यादा का कैश जो है वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।